FAV2 11 टाई परिवार के युवा। यद्यपि किंग्युआन संप्रदाय का साधना वातावरण त्यानयांग शहर की तुलना में कहीं बेहतर था और डूफैंग ने लगन से साधना की, फिर भी कई महीनों के बाद वह मुश्किल से ही स्तर 2 क्यूई शोधन तक पहुंच पाया था और उसके शरीर में उसके रक्तवंश के जागृत होने का कोई संकेत नहीं था। डूफैंग मन ही मन चिंतित था। उसे पता था कि वह 11 साल का हो चुका है और 12 साल पूरे होने की समय सीमा में केवल 1 साल बचा है। अगर वह इस साल के भीतर अपनी वंश परंपरा को जागृत नहीं कर पाया तो फिर कभी जागृति की कोई संभावना नहीं रहेगी। उस दिन डूफैंग उदास चेहरे के साथ अपने आंगन से निकला और धीरे धीरे पहाड़ पर चलने लगा। विचारों में डूबे हुए डूफैंग को अचानक ऐसा लगा जैसे वह किसी चीज से टकरा गया हो और कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसी समय उसके कानों में एक तेज गुस्से भरी गाली गूंजी, अंधे बच्चे, कैसे चल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस युवा मालिक से टकराने की? डूफैंग ने अपनी निगाहें केंद्रित की और अपने सामने 3 युवकों को खड़े देखा। सभी ने हरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे जो स्पष्ट रूप से किंग्युआन संप्रदाय के शिष्य थे। बीच में खड़ा लड़का 13 या 14 साल का लग रहा था। उसके चेहरे पर घमंडी भाव थे और वह डूफैंग की ओर इशारा कर रहा था। वही लड़का था जिसने अभी अभी बात की थी। उसके दोनों ओर खड़े 2 लोग भी ठंडी निगाहों से डूफैंग को देख रहे थे। डूफैंग को एहसास हुआ कि वह सोच में डूबा हुआ था और ध्यान नहीं दे रहा था। चूंकि वह किसी से टकरा गया था इसलिए उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, इसलिए उसने अपने हाथों को जोड़कर धीरे से कहा, मुझे माफ़ करना, मैं अभी गलती से आपसे टकरा गया। इतना कहकर वह उनके पास से जाने की तैयारी करने लगा। इसी क्षण बीच में खड़े युवक ने उसे हाथ से रोककर ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम इस युवा मालिक से टकराओगे, माफ़ी मांगोगे और फिर चुपके से निकल जाओगे? डूफैंग ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा, तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? युवक हंसते हुए बोला, तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम्हारे पास कोई धन दौलत है। चलो, जाने से पहले इस युवा मालिक के सामने 3 बार घुटने टेक कर प्रणाम कर लो। बाकी दोनों हंसते हुए बोले, तुम बच्चे यहाँ नए हो, तुम्हें नियम नहीं पता। इस किंग्युआन पर्वत पर जो भी यंग मास्टर टाई से टकराता है उसे या तो मुआवजे के तौर पर कोई जादुई वस्तु या औषधि देनी पड़ती है या फिर घुटने टेक कर प्रणाम करना पड़ता है। डूफैंग क्रोधित हो गया, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, तुम हद पार कर रहे हो। टाई परिवार का युवक दिल खोलकर हंसा, दोनों ओर के लोगों पर नजर डाली और डूफैंग की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या मैं हद से ज्यादा बोल रहा हूँ? इस बच्चे ने सच में कह दिया कि मैं हद से ज्यादा बोल रहा हूँ। हा हा हा। उसके दोनों अनुयायी भी हंसने लगे। युवक ने हंसना बंद कर दिया और कहा, ये युवा मालिक वाकई हद पार कर रहा है, तो आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं? इससे डूफैंग का दम घुट गया, उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। युवक ने दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, क्या यकीन नहीं हुआ? तुम जो केवल द्वितीय स्तर के क्यूई शोधन के एक मामूली नामी शिष्य हो, कहीं मुझसे जो कि चौथे स्तर के क्यूई शोधन के एक आधिकारिक शिष्य हूं, युद्ध तो नहीं करना चाहते? डूफैंग के मन में बेबसी का भाव उमड़ आया। वह तो केवल द्वितीय स्तर की ऊर्जा परिष्करण में ही निपुण था। ऊपर से उसका प्रतिद्वंदी चतुर्थ स्तर की ऊर्जा परिष्करण में निपुण था। वह तो साथ खड़े तृतीय स्तर की ऊर्जा परिष्करण में निपुण 2 सहायकों को भी नहीं हरा पाया था। लेकिन टाई परिवार के इस युवक के सामने घुटने टेकना तो बिल्कुल असंभव था। टाई परिवार के युवक ने डूफैंग को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, क्या तुम घुटने टेकने को तैयार नहीं हो? ठीक है, तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम घुटने न टेक दो। ये कहकर उसने दोनों ओर खड़े अपने अनुयायियों को इशारा किया। दोनों आकृतियां आगे बढ़ीं और डूफैंग के सामने आ गईं। उनका पीछा करते हुए दोनों ने अपने पैरों से डूफैंग के पैरों पर लात मारी ताकि डूफैंग को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। डूफैंग ने गुस्से से गुर्राते हुए पीछे कदम बढ़ाया, अपने हाथों को हथेलियों में बांधा और दोनों ओर वार करते हुए उन दोनों के हमलों को रोक दिया। इससे पहले कि डूफैंग के हाथ वार कर पाते, दोनों ने तेजी से पीछे हटकर एक साथ मुट्ठी भींच ली और डूफैंग की पीठ पर प्रहार किया। उन दोनों की प्रबल शक्ति को महसूस करते हुए डूफैंग के मन में एक गुप्त भय उत्पन्न हुआ। यदि तीसरे स्तर की चिशोधन शक्ति इतनी शक्तिशाली है तो चौथे स्तर से ऊपर के मंत्रों का प्रयोग करने वाले कितने शक्तिशाली होंगे? अभी वह पहले से ही 2 विरोधियों से जूझ रहा था और चौथे स्तर की चिशोधन शक्ति वाला टाई परिवार का युवक अभी तक हिल भी नहीं पाया था। क्या उसे आज सचमुच इस व्यक्ति के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चा मर्द तो सिर्फ स्वर्ग, धरती और माता पिता के सामने ही झुकता है, वह कभी किसी और के सामने नहीं झुकेगा।
डू फैंग ने मन ही मन दहाड़ा और उसके हमले और भी भयंकर हो गए। दोनों ने देखा कि डू फैंग केवल दूसरे स्तर के क्यूई शोधन क्षेत्र में था और उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया था, ये सोचकर कि तीसरे स्तर के क्यूई शोधन स्तर पर अपनी ताकत के साथ एक के बाद दो की लड़ाई आसान होगी, लेकिन उन्हें इतने भयंकर प्रतिरोध का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि टाई परिवार का युवक एक तरफ से सब देख रहा था। अगर उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और टाई परिवार का युवक असंतुष्ट हो गया तो उन्हें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। टाई परिवार के युवकों द्वारा लोगों को प्रताड़ित करने के तरीकों के बारे में सोचकर दोनों के दिल कांपने लगे और वे थरथराने लगे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, दबे स्वर में सिर हिलाया और अपने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी। शक्तिशाली ची ऊर्जा हवा से टकराई, जिससे एक कराहने जैसी आवाज उत्पन्न हुई और मुट्ठियों और हथेलियों के टकराने से समय समय पर तेज थप थप की आवाजें सुनाई दीं। डू फैंग का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। लंबे समय तक चले इस संघर्ष ने उसके शरीर की लगभग सारी ऊर्जा समाप्त कर दी थी और एक के बाद दो की लड़ाई में उसे कई बार चोटें भी लगी थीं। हालांकि ये चोटें जानलेवा नहीं थीं, लेकिन इनसे उसके अंगों में दर्द और पीड़ा हो रही थी, जिससे उसकी चलने फिरने की क्षमता प्रभावित हो रही थी। थप्पड़! एक और तेज आवाज गूंजी जब उनमें से एक की हथेली ने फिर से डू फैंग की छाती पर प्रहार किया। डू फैंग ने दबी हुई कराह निकाली, उसके शरीर में रक्त और ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया और एक झटके में उसने मुंह भर ताज़ा खून थूक दिया और लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। दूसरा व्यक्ति भी उसके पीछे आया और उसने अपना पैर घुमाकर डू फैंग के बाएं पैर पर प्रहार किया। डू फैंग ने दर्द भरी चीख मारी, उसका बायां पैर कमजोर पड़ गया और वह घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन उसका दाहिना पैर फिर भी घुटनों के बल बैठने से इनकार कर रहा था। टाई परिवार के युवक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता, तुम बदमाश सच में काफ़ी साहसी हो। हम्फ, लेकिन आज, चाहे तुम कितने भी साहसी क्यों न हो, तुम्हें इस छोटे मालिक के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। इसे तब तक मारते रहो जब तक इसके दोनों पैर घुटने न टेक दें। उसने रुके हुए दोनों को आदेश दिया। जी हाँ, यंग मास्टर टाई, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। फिर बाईं ओर वाले व्यक्ति ने लात मारी, जिसका उद्देश्य डू फैंग के दाहिने पैर पर प्रहार करना था। डू फैंग के मुंह से खून बह रहा था। प्रतिद्वंद्वी को दोबारा हमला करते देख उसने मुट्ठी भींची, वार रोका, दांत पीसते हुए बाएं पैर पर खड़ा हुआ, पीछे हटा और वहां से भागने की कोशिश की। तुम जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। टाई परिवार के युवक के दोनों अनुयायी एक कदम आगे बढ़े और डू फैंग के आगे आ गए। उनमें से एक ने दोनों हथेलियों से धक्का दिया और ची शक्ति का एक प्रचंड विस्फोट डू फैंग से टकराया। डू फैंग ने एक और दबी हुई कराह निकाली, उसकी छाती पर जैसे किसी ने जोर से प्रहार किया हो, और वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया और उसने मुंह से खून का एक और घूंट थूक दिया। बैंग बैंग बैंग! लगातार कई बार डू फैंग के शरीर पर दोनों ने फिर से जोरदार प्रहार किए, उसका शरीर लड़खड़ा गया और उसके पैर मुश्किल से ही उसे संभाल पा रहे थे। घुटने टेक दो, बच्चे, और इस छोटे मालिक के सामने आज्ञाकारी होकर 3 बार प्रणाम करो। टाई परिवार के युवक की आवाज़ डू फैंग के कानों में धीरे से गूंजी। डू फैंग ने धीरे से अपना सिर उठाया और टाई परिवार के युवक को ठंडी निगाहों से घूरने लगा। पाह की आवाज़ करते हुए उसने अपने मुंह में मौजूद खून थूका और बोला, सपने देखते रहो। मैं, डू फैंग, केवल स्वर्ग, पृथ्वी और अपने माता पिता के सामने झुकता हूँ। तुम कौन हो जो मुझसे तुम्हारे सामने झुकने की उम्मीद करते हो? वंश का जागरण! टाई परिवार के युवक के चेहरे पर पहले जो मुस्कान थी, वह पल भर में जम गई और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम दोनों अभी भी पलटकर जवाब देने की हिम्मत कर रहे हो? तुम दोनों इसे पकड़कर नीचे गिराओ। इसे घुटनों के बल बिठाकर मेरे सामने झुकने को मजबूर करो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या इसके पैर इसके मुंह जितने सख्त हैं। युवक के दोनों सेवकों ने ठंडी मुस्कान के साथ आगे बढ़कर डू फैंग को दोनों ओर से पकड़ लिया और उसे नीचे गिराने का इरादा किया। डू फैंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसका चेहरा एकदम लाल हो गया क्योंकि वह आने वाले दबाव का विरोध करने के लिए बेताब होकर संघर्ष कर रहा था। लेकिन इस समय वह 2 लेवल 3 ची रिफाइनिंग विशेषज्ञों की ताकत का सामना कैसे कर सकता था? उसके पैर धीरे धीरे लड़खड़ाने लगे। फिर भी डू फैंग हार मानने को तैयार नहीं था। वह हठपूर्वक डटा रहा, लेकिन उसके शरीर पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था और यह स्पष्ट था कि वह कभी भी हार मान सकता है। तभी एक तेज चटकने की आवाज के साथ डू फैंग ने एक दर्दनाक चीख मारी और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाएं घुटने की हड्डी तीव्र दबाव को सहन नहीं कर पाए और टूट गई। टाई परिवार का युवक और उसके 2 साथी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए,
लेकिन फिर युवक ने बेपरवाही से कहा, छोड़ो इसे। चूंकि उस बदमाश की हड्डी टूट गई है, इसलिए हम 3 बार प्रणाम नहीं करेंगे। चलो चलें। तीनों वहां से धीरे धीरे चले गए। जमीन पर लेटे हुए डू फैंग के घुटने में असहनीय दर्द हो रहा था, फिर भी उसके दिल के भीतर का दर्द उसके घुटने के दर्द से भी कहीं अधिक असहनीय था। उसके पिता सही थे, चाहे कोई कहीं भी हो, बलवानों का हमेशा सम्मान होता है। सम्मान पाने के लिए बलवान होना आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति हमेशा दूसरों के पैरों तले रौंदा रहेगा। डू फैंग के दिल में उसके पिता के शब्द गूंज रहे थे। अगर उसकी अपनी ताकत इतनी कम न होती, तो आज टाई परिवार के उस युवक से उसे इतनी बेइज्जती क्यों झेलनी पड़ती? अगर वह योद्धा लोक में होता, तो क्या वह युवक ऐसा करने की हिम्मत करता? अगर उसकी अपनी ताकत इतनी कमज़ोर न होती, तो वो परिवार उस समय इतनी हेकड़ी से उसके घर आकर सगाई तोड़ने की कोशिश क्यों करता? डू फैंग ने अचानक आकाश की ओर देखा और दहाड़ते हुए कहा, आह! इस दहाड़ ने उसके वर्षों से दबे हुए सभी दुखों को बाहर निकाल दिया, उसकी माँ के लिए उसकी तड़प को व्यक्त किया और इस दुनिया के अन्याय के प्रति उसकी घृणा को उजागर किया। आकाश की ओर इस गर्जना के बाद डू फैंग के शरीर में ऐसे बदलाव होने लगे जिन्हें उसने खुद भी महसूस नहीं किया। उसकी रक्तवाहिकाओं के भीतर एक हल्की सी पॉप की आवाज़ आई, मानो कुछ जागृत होने वाला हो, लेकिन आवाज़ इतनी धीमी थी कि डू फैंग उसे बिल्कुल भी नहीं सुन सका। तुरंत बाद उसके पूरे शरीर में लगातार पॉप पॉप की आवाज़ें गूंज उठीं। उसका खून खौल रहा था और उसके भीतर एक शक्तिशाली आभा और भयानक शक्ति तेजी से उमड़ रही थी। तभी डू फैंग को एहसास हुआ कि उसका शरीर कुछ अलग सा लग रहा है। उसने अपना सिर नीचे करके अपने शरीर को देखा और तुरंत ही उसे अपने भीतर एक बदलाव महसूस हुआ। उसके मन में एक विचार कौंधा, क्या ये सच हो सकता है? डू फैंग के दिल में एक तीव्र आनंद की लहर दौड़ गई। लगातार पॉप पॉप की आवाज़ों के साथ डू फैंग ने अपने भीतर छिपी एक शक्तिशाली सुप्त शक्ति को तेजी से जागृत होते हुए महसूस किया। ये प्रचंड शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई, उसकी रक्तवाहिकाओं में दौड़ती हुई उसके शरीर को नया आकार दे रही थी। जहाँ जहाँ ये शक्ति पहुंची, उसकी त्वचा पर उभार उभर आए, मानो उसका शरीर इस शक्ति को सहन न कर पा रहा हो। जब ये शक्ति उसके बाएं घुटने तक पहुंची, तो टूटी हुई हड्डी तुरंत जुड़ गई और बिल्कुल नई जैसी हो गई। ये शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई, जिससे डू फैंग की पूरी रक्तरेखा, नाड़ियां और हड्डियां मजबूत होती गईं और अंततः धीरे धीरे उसके डेंटियन के भीतर गहराई में विलीन हो गई। अत्यंत प्रसन्न होकर डू फैंग अचानक खड़ा हो गया और एक बार फिर आकाश की ओर दहाड़ा। ये दहाड़ पहले की तरह शिकायत, क्रोध, शोक और लाचारी से भरी नहीं थी, बल्कि पुनर्जन्म की खुशी, अप्रत्याशित आनंद, नई शक्ति का उत्साह और उज्ज्वल भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प से भरी थी। काफी देर बाद डू फैंग ने धीरे धीरे अपना उत्साह शांत किया, मुट्ठी भींची और ठंडी निगाहों से उस दिशा में देखा जहां से टाई परिवार का युवक और उसके अनुयायी गए थे। हम टाई उपनाम वाले तुम, एक दिन डू फैंग, आज तुमने मुझे जो भी अपमान दिया है, उसका 10 गुना बदला लेगा। और वो परिवार, बस देखते रहो, मैं डू फैंग बिल्कुल भी तुच्छ नहीं हूँ। माँ, मैं जल्द ही युद्ध देवता स्तर तक साधना करूंगा और पिताजी को वापस लाऊंगा ताकि हमारा परिवार फिर से एकजुट हो सके। चूंकि मैंने अपने भीतर की वंश शक्ति को जागृत कर लिया है, इसलिए अब मैं माता द्वारा छोड़ी गई साधना तकनीक का अभ्यास कर सकता हूँ। ये सोचकर डू फैंग तुरंत अपने कमरे की ओर वापस भागा। सावधानीपूर्वक सहेजे गए त्यानयुवान पवित्र ग्रंथ को निकालते हुए डू फैंग ने धीरे से उसे खोला और ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू किया। त्यानयुवान पवित्र ग्रंथ मेरे फैंग परिवार द्वारा विरासत में मिला है और इसके भीतर की स्पंदनों को जागृत किए बिना इसका अभ्यास नहीं किया जा सकता। जिन कुल के सदस्यों ने अपनी रक्त शक्ति को जागृत कर लिया है, वे इस साधना तकनीक का उपयोग करके युद्ध देव क्षेत्र तक शीघ्रता से साधना कर सकते हैं। इसके बाद गति धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन जब तक वे मेरे कुल के सदस्य हैं, युद्ध सम्राट क्षेत्र तक साधना करना कोई समस्या नहीं है। आदरणीय क्षेत्र व्यक्तिगत भाग्य पर निर्भर करता है, और जहां तक पौराणिक संत क्षेत्र की बात है, फैंग परिवार के इतिहास में कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर पाया है। तो युद्ध देवता लोक के ऊपर युद्ध सम्राट लोक, आदरणीय लोक और संत लोक थे। डू फैंग के दिल में एक झंझनाहट सी दौड़ गई। उसके पिता ने उसे केवल युद्ध देवता लोक के बारे में बताया था और उससे परे मौजूद लोकों के बारे में कभी नहीं बताया था। अब उसे पता चला कि युद्ध देवता लोक के ऊपर 3 लोक हैं। ऐसा लगता है कि युद्ध देवता लोक उतना असाधारण नहीं था जितना सोचा गया था। उसने त्यानयुवान पवित्र शास्त्र के मंत्रों का विस्तार से अध्ययन किया।
डू फैंग ने अपना पूरा ध्यान उसमें लगा दिया और उसके शरीर में शुद्ध ऊर्जा ट्रू ची त्यानयुवान पवित्र शास्त्र के प्रवाह पथ के अनुसार धीरे धीरे और दृढ़ता से प्रवाहित होने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर द्वारा शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करने की गति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, अनगिनत गुना अधिक, और उसके शरीर में समाहित ऊर्जा की मात्रा भी थोड़ी बढ़ गई प्रतीत हुई। हर महीने 20 ची युआन गोलियों की आपूर्ति के साथ डू फैंग की साधना की गति और भी तेज हो गई। एक महीने बाद डू फैंग ने सफलतापूर्वक ची शोधन के तीसरे स्तर में प्रवेश कर लिया, जिससे वह बेहद उत्साहित हो गया। अपने वंश को जागृत करना वास्तव में एक अलग अनुभव था। किंग्युआन संप्रदाय के नियमों के अनुसार वह कुछ औषधीय जड़ी बूटियों के बीज मुफ्त में प्राप्त कर सकता था, लेकिन पहले उसे संप्रदाय के कार्यालय में सत्यापन के लिए रिपोर्ट करना होता था ताकि यह पुष्टि हो सके कि उसने तीसरे स्तर की ऊर्जा शोधन क्षमता प्राप्त कर ली है, और पंजीकरण कराना होता था ताकि उसकी साधना की प्रगति की जांच की जा सके और उसकी साधना योग्यता और क्षमता का निर्धारण किया जा सके। पिछली बार की तरह वही अधेड़ उम्र का शिष्य, जिसका उपनाम वांग था, मौजूद था। डू फैंग को देखकर और यह जानकर कि वह तीसरे स्तर की ऊर्जा शोधन क्षमता में है, उसने सिर हिलाया। बुरा नहीं, तुम्हारी साधना की गति काफी तेज है। इस गति से मुझे लगता है कि जल्द ही तुम आधिकारिक शिष्य बन जाओगे। छोटे भाई, तुम्हें कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी। धन्यवाद बड़े भाई। डू फैंग संप्रदाय कार्यालय से निकलकर औषधि मंदिर पहुंचा। औषधि मंदिर बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और यहाँ इमारतों की सघनता देखकर डू फैंग आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि अजीब बात यह थी कि केंद्र में स्थित 3 मंजिला मंदिर को छोड़कर आसपास की सभी इमारतें केवल 1 मंजिला थीं। डू फैंग केंद्रीय मंडप में दाखिल हुआ। पहली मंजिल पर ची शोधन के 8वें चरण में हरे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति शांतिपूर्वक ध्यान में बैठा था। डू फैंग के आने का आभास होते ही उसने अपनी आंखें खोलीं, एक नज़र डाली और आंखों को सिकोड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या छोटे भाई जड़ी बूटियों के बीज लेने आए हैं? हाँ, सही है। मैंने अभी अभी ची रिफाइनिंग का तीसरा स्तर प्राप्त किया है, इसलिए मैं बीज लेने आया हूँ। डू फैंग थोड़ा चौंकते हुए बोला। बूढ़े आदमी ने तुरंत अपने बगल में रखी अलमारी से एक थैला निकाला, उसे खाली किया और उसके बाएं हाथ की हथेली में बीजों का एक छोटा सा ढेर आ गया। फिर उसने उन्हें आगे बढ़ाते हुए कहा, लो, इन्हें ले लो। हाँ, लेकिन सिर्फ ये बीज रखना बेकार है। स्पिरिट ड्यू ग्रास के बीज, जो सबसे बुनियादी ची युआन गोली बनाने के लिए आवश्यक मुख्य सामग्री है, केवल ची शोधन चरण के चौथे चरण तक पहुंचने पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं और ये मुफ्त नहीं मिलते। एक ची युआन गोली के लिए 3 बीज लगते हैं। शिष्य, डू फैंग चौंक गया। एक ची युआन गोली के लिए 3 बीज? ये बीज तो बहुत महंगे थे। चौथे स्तर की ची शोधन क्षमता के साथ वह महीने में केवल 40 ची युआन गोलियां ही प्राप्त कर सकता था, जो केवल 120 बीजों के बदले ही पर्याप्त होती। इस संप्रदाय में कुछ भी मुफ्त नहीं है, इसकी कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। केवल इसी तरह शिष्यों को साधना में कड़ी मेहनत करने और अधिक संसाधन अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने उन बीजों को इकट्ठा किया और जाने के लिए मुड़ गया। अपने निवास पर लौटकर डू फैंग ने औषधीय उद्यान को अलग अलग आकार के कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, फिर औषधीय जड़ी बूटियों के बीज निकाले और उन्हें उनकी श्रेणियों के अनुसार बो दिया। एक नामित शिष्य होने के नाते उन्हें हर महीने संप्रदाय के व्याख्यान में भाग लेने का एक अवसर मिलता था। इस व्याख्यान में ची शोधन स्तर 9 के शिष्य या प्राथमिक योद्धा सभी नामित शिष्यों को साधना के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करते थे और उनकी साधना के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के उत्तर देते थे। डू फैंग और अन्य सभी शिष्य हर बार व्याख्यान में भाग लेते थे और उन्हें बहुत लाभ होता था। पहले घर पर उनके पिता का साधना स्तर अपेक्षाकृत कम था और वे स्वयं साधना के मूल सिद्धांतों को भी नहीं समझते थे, उन्हें मार्गदर्शन देना तो दूर की बात थी। अब किंग्युआन संप्रदाय में कई विशेषज्ञ थे और ची शोधन के 8वें या 9वें चरण का कोई भी शिष्य उन्हें भरपूर मार्गदर्शन प्रदान कर सकता था। संप्रदाय की नींव वास्तव में बहुत मजबूत थी। मासिक व्याख्यान का दिन ही मुआवजा मिलने का दिन भी था। डू फैंग अब तीसरे स्तर पर पहुंच चुका था। उसे प्रति माह 30 ची युआन की गोलियां मिलती थीं, जिसे वह प्रतिदिन एक गोली के रूप में लेता था, जो उसके लिए पर्याप्त था। कुछ समय बाद डू फैंग ने पाया कि ये वेन और चेन टाई ने भी क्रमशः तीसरे स्तर की क्यूई शोधन क्षमता को पार कर लिया था, जबकि बाकी अधिकांश लोग अभी भी पहले स्तर की क्यूई शोधन क्षमता पर थे और कुछ ने दूसरे स्तर की क्यूई शोधन क्षमता में प्रवेश कर लिया था। वरिष्ठ भाई लियू के अनुसार जो लोग 25 वर्ष की आयु से पहले ची शोधन के चौथे स्तर तक पहुंच सकते हैं,
वे यदि जीवन भर कड़ी मेहनत करें और उन्हें कोई बड़ा अवसर न मिले तो अधिकतम 7वें या 8वें स्तर तक ही पहुंच पाएंगे। यदि वे 20 वर्ष की आयु से पहले चिशोधन के चौथे स्तर तक पहुंच जाते हैं तो उनके योद्धा क्षेत्र पर प्रभाव डालने और संप्रदाय की प्रमुख शक्ति बनने की संभावना अधिक होगी। हालांकि यदि वे 25 वर्ष की आयु से पहले चिशोधन के चौथे स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वे आधिकारिक शिष्य नहीं बन सकते और केवल किंगलिंग शिखर पर रहने जा सकते हैं। त्यानयांग शहर से एक साथ आए लोगों में से यह अनुमान लगाया गया था कि केवल 3 या 4 लोगों को ही 20 वर्ष की आयु से पहले लेवल 4 क्यूई रिफाइनिंग तक पहुंचने का मौका मिला था। हालांकि इसका डू फैंग से कोई लेना देना नहीं था। उसे साधना में कड़ी मेहनत करनी थी और उस उच्च लक्ष्य की ओर बढ़ना था। साधना के दिन सादे, उबाऊ और नीरस थे। समय बहते पानी की तरह बीतता गया और डू फैंग ने अत्यंत लगन से त्यानयुआन पवित्र शास्त्र का अभ्यास किया। कई महीनों बाद डू फैंग के कमरे से अचानक सच्ची ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह उठा। पूरे आंगन में मौजूद सभी लोगों ने इसे महसूस किया। क्या हुआ? क्या चल रहा है? सभी की साधना भंग हो गई। वे अपने कमरों से बाहर निकले और एक दूसरे से पूछने लगे। इतनी तीव्र ऊर्जा का प्रवाह, ऐसा लगता है जैसे ये डू फैंग के स्थान से आया हो। क्या कुछ हुआ है? ऐसा लगता है कि डू फैंग ने क्यूई शोधन के चौथे स्तर को पार कर लिया है, ये वेन ने गंभीर भाव से कहा। क्या तुमने ची रिफाइनिंग का चौथा स्तर हासिल कर लिया? इतनी जल्दी? मैं तो अभी दूसरे स्तर पर ही हूँ, किसी ने हैरानी से कहा। ये व्यक्ति लगभग 13 वर्ष का था और समूह में सबसे बड़े लोगों में से एक माना जाता था। हे, सिर्फ तुम? 25 साल की उम्र से पहले लेवल 4 तक पहुंचना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी, एक अन्य 12 या 13 साल के युवक ने मजाक उड़ाया, जो खुद भी लेवल 2 क्यूई रिफाइनिंग की क्षमता पर था। तुम अब भी मुझ पर हंस रहे हो? क्या तुम भी केवल लेवल 2 ची रिफाइनिंग पर ही नहीं हो? उस व्यक्ति ने असंतुष्ट होकर पलटवार किया। जल्द ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल में मैं ची शोधन के तीसरे स्तर में प्रवेश कर पाऊंगा। वैसे भी मैं तुमसे पहले आधिकारिक शिष्य बन जाऊंगा, उस मजाकिया युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बहस करने की कोई जरूरत नहीं। चलो अंदर जाकर डू फैंग से मिलते हैं, ये वेन ने जोर से चिल्लाकर कहा। इस समूह में उसकी शक्ति सबसे अधिक मानी जाती थी, इसलिए उसकी बात में दम था। सभी तुरंत उसके पीछे पीछे डू फैंग के कमरे में चले गए। इस समय डू फैंग ने अपना सत्र समाप्त कर लिया था, दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई कृपया अंदर आइए। डू फैंग, क्या तुमने लेवल 4 क्यूई रिफाइनिंग में प्रवेश कर लिया है? ये वेन की आंखें चमक उठीं और सभी लोग उम्मीद भरी निगाहों से डू फैंग की ओर देख रहे थे। हाँ, अभी अभी सफलता मिली है। डू फैंग भी थोड़ा उत्साहित था। डू फैंग का सकारात्मक उत्तर मिलते ही सभी लोग बेहद उत्साहित हो गए और एक के बाद एक उन्हें बधाई देने लगे। डू फैंग, तुमने हम त्यानयांग शहर के शिष्यों के लिए सचमुच सम्मान अर्जित किया है। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। अब जब आप संप्रदाय के आधिकारिक शिष्य बन गए हैं तो आपके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाएगा। आपका रुतबा और स्थान बहुत ऊंचा होगा, हमें मत भूलना। ... डू फैंग ने बारी बारी से उन सभी को धन्यवाद दिया। इस दौरान आप सभी वरिष्ठ भाइयों ने मेरा ख्याल रखा है। चूंकि आपने ची शोधन के चौथे स्तर तक साधना कर ली है, इसलिए आपको संप्रदाय कार्यालय में जाकर पुनः पंजीकरण कराना होगा, आधिकारिक शिष्य बनना होगा और किसी नए स्थान पर स्थानांतरित होना होगा। भविष्य में हमारा मिलना बहुत मुश्किल होगा। जल्दी से संप्रदाय कार्यालय में रिपोर्ट करें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। सभी लोग वापस जाएं और साधना में कड़ी मेहनत करें और जल्द से जल्द आधिकारिक शिष्य बनने का प्रयास करें। भीड़ तितर-बितर हो गई। डू फैंग फिर से संप्रदाय कार्यालय में आया। इस बार वांग उपनाम वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां नहीं था, उसकी जगह ची शोधन के 8वें चरण में एक पतला और लंबा अधेड़ उम्र का व्यक्ति मौजूद था। उस शिष्य ने देखा कि डू फैंग की उम्र केवल 11 या 12 वर्ष थी, फिर भी वह ऊर्जा शोधन के चौथे स्तर तक पहुंच चुका था। उसने उसकी प्रतिभा पर आह भरी। हालांकि उसकी वर्तमान साधना उसकी अपनी साधना जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उसने अनुमान लगाया कि भविष्य में योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने में उसे कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए उसने उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं की। उसे द्वार से अंदर आते देख उसका चेहरा मुस्कान से भर गया और उसने उत्साह से कहा, छोटे भाई, आपको बड़े भाई की मदद किस काम में चाहिए? डू फैंग ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वरिष्ठ भाई, मैं पहले एक नामी शिष्य था। आज ही मैंने ची शोधन के चौथे स्तर को पार किया है।
नियमों के अनुसार मुझे सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा, पुनः पंजीकरण कराना होगा और आधिकारिक शिष्य के रूप में शामिल होना होगा। इसलिए मैं वरिष्ठ भाई से मदद मांगने आया हूँ। उस शिष्य ने ओह कहा और उत्तर दिया, नए पदोन्नत आधिकारिक शिष्य की पुष्टि के लिए संप्रदाय कार्यालय में कार्यरत जूनियर मार्शल अंकल से पूछना आवश्यक है। मेरे पास यह अधिकार नहीं है। आप एक क्षण प्रतीक्षा कीजिए, मैं तुरंत जूनियर मार्शल अंकल को सूचित करता हूँ। इतना कहकर वह मुड़ा और प्रबंधक योद्धा क्षेत्र के विशेषज्ञ को खोजने के लिए अंदर चला गया। कुछ ही देर में शिष्य एक बूढ़े व्यक्ति के पीछे से बाहर आया। वह बूढ़ा व्यक्ति नव पदोन्नत आधिकारिक शिष्यों के सत्यापन का प्रभारी उपासक था। डू फैंग की कम उम्र देखकर वह भी अचंभित रह गया। उसकी ऊर्जा में तीव्र प्रवाह हुआ और तुरंत ही एक शक्तिशाली ऊर्जा ने डू फैंग को घेर लिया, उसके सिर के ऊपरी भाग से उसके शरीर में प्रवेश किया, तेजी से उसके शरीर के चारों ओर घूमी और फिर गायब हो गई। डू फैंग को अभी अभी महसूस हुआ था कि उसने अपना नियंत्रण खो दिया है और वह बिल्कुल हिलने डुलने में असमर्थ है। वह चौंक गया जब उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली और अदम्य शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई, चारों ओर चक्कर लगाया और फिर वापस चली गई। वह समझ गया कि यह बूढ़ा आदमी उसके शरीर के अंदर की स्थिति का जायजा ले रहा था। हालांकि आपने संप्रदाय की साधना तकनीक का अभ्यास नहीं किया है, फिर भी यह एक शुद्ध साधना विधि है। ये वास्तव में चौथे स्तर की ऊर्जा शोधन विधि है। कोई समस्या नहीं है, आपको आधिकारिक शिष्य के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। उसका पंजीकरण कराएं और मुझे उसकी जानकारी दें। मैं देखना चाहता हूँ। यह अंतिम वाक्य संप्रदाय कार्यालय में शिष्य से कहा गया था। मंत्रों का प्रारंभिक अभ्यास। अपने हाथ में मौजूद जानकारी को देखकर बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। तुम 12 साल के हो और सिर्फ 3 साल से साधना कर रहे हो। तुमने तो वाकई में ऊर्जा शोधन का चौथा स्तर प्राप्त कर लिया है। तुम्हारी यह गति संप्रदाय में प्रतिभा के स्तर की मानी जा सकती है। अगर यह बात सबको पता चल जाए तो मैं नहीं जानता कि कितने लोग तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि संप्रदाय प्रमुख और दोनों हॉल प्रमुख संप्रदाय के वरिष्ठों और अन्य विशेषज्ञों को एक बड़े युद्ध में भाग लेने के लिए ले गए हैं और कुछ समय तक वापस नहीं लौटेंगे। यहाँ केवल कुछ वरिष्ठ भाई ही मौजूद हैं और वे बिना अनुमति के आपको शिष्य बनाने का साहस नहीं करेंगे। हमें संप्रदाय प्रमुख और अन्य लोगों के लौटने तक इंतजार करना होगा। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी और सिर हिलाया। पंथ के गुरु और अन्य लोग एक महान युद्ध में भाग लेने गए थे। किस प्रकार का युद्ध? डू फैंग ने पूछा। यह ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें जाननी चाहिए। बस अपनी साधना पर ध्यान दो। अपनी शक्ति बढ़ाना और संप्रदाय में योगदान देना ही महत्वपूर्ण है, बूढ़े व्यक्ति ने डांटते हुए कहा। नियमों के अनुसार आधिकारिक शिष्य बनने के बाद आपको एक भंडारण थैली मिलेगी और आपका अपना छोटा आंगन होगा। आपकी साधना का स्तर हर बार बढ़ने पर आपको उससे संबंधित वस्तुएं प्राप्त होंगी। वापस जाए और अभी साधना कीजिए। उसके बगल में खड़े शिष्य ने एक नीले रंग का थैला निकाला और कहा, यह एक थैला है। फिर उसने एक टोकन निकाला, इसके अंदर आपके नए निवास के बारे में जानकारी है। प्रत्येक प्रांगण में एक सरल रक्षात्मक संरचना होती है और यह टोकन उस संरचना को सक्रिय करने की कुंजी है। योद्धा स्तर से ऊपर के कनिष्ठ मार्शल अंकल के अलावा कोई और प्रवेश नहीं कर सकता। डू फैंग ने दोनों वस्तुएं लेते हुए कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। एक पल रुकिए छोटे भाई, अधेड़ उम्र के शिष्य ने पुकारा। छोटे भाई को 2 और बातें जाननी चाहिए। आधिकारिक शिष्य बनने के बाद आप पुस्तकालय में प्रवेश करने के योग्य हो जाते हैं। आप एक पुस्तक निःशुल्क चुन सकते हैं। इसके अलावा आप रसायन शास्त्र मंडप में जाकर रोपण के लिए कुछ आध्यात्मिक औषधि के बीज एकत्र कर सकते हैं। पुस्तकालय, रसायन शास्त्र मंडप। अधेड़ उम्र के साधक ने हंसते हुए कहा, छोटे भाई शायद आपको ये पता न हो, लेकिन पुस्तकालय सर्वव्यापी है। इसमें न केवल विभिन्न साधना तकनीकें हैं, बल्कि मंत्रों, कलाकृतियों के शोधन, रसायन शास्त्र और कई विचित्र कहानियों का परिचय भी है। हमारे किंग्युआन संप्रदाय के आधिकारिक शिष्य एक पुस्तक निःशुल्क चुन सकते हैं। यदि आप अधिक चाहते हैं तो आपको संबंधित क्यूई युआन की गोली से भुगतान करना होगा। साथ ही हर बार उन्नति करने पर संबंधित पुरस्कार मिलते हैं। आप जाकर आधिकारिक शिष्यों को मिलने वाले लाभों के बारे में जान सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा। ओह, मुझे आश्चर्य है कि यह पुस्तकालय कहाँ स्थित है? डू फैंग ने पूछा। इस दरवाजे से बाहर निकलने के बाद सीधे दाईं ओर जाएं, फिर दूसरे चौराहे पर दाईं ओर मुड़ें और आप वहां पहुंच जाएंगे।
अधेड़ उम्र के साधक ने उत्साहपूर्वक डू फैंग को रास्ता दिखाते हुए कहा, पुस्तकालय रसायन शास्त्र मंडप के पश्चिम में स्थित है। संप्रदाय कार्यालय से निकलकर डू फैंग ने शिष्य द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण किया और सबसे पहले पुस्तकालय पहुंचा। इस पुस्तकालय में 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल के प्रवेश द्वार पर ची शोधन स्तर के 8वें चरण का एक युवा शिष्य ध्यान कर रहा था। जब डू फैंग वहां पहुंचा तो उसने आंखें खोलीं और डू फैंग की ओर उदासीन भाव से देखते हुए कहा, ची शोधन स्तर के शिष्य केवल पहली मंजिल पर अपनी आवश्यकतानुसार पुस्तकें चुन सकते हैं। चुनने के बाद अपनी इच्छित पुस्तकों के नाम लिख लें और फिर उन्हें लेने के लिए मेरे पास आ जाएं। इतना कहकर उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। डू फैंग ने प्रवेश किया। इस पहली मंजिल पर किताबों का संग्रह सचमुच विशाल था। लगभग पूरी जगह किताबों की अलमारियों से भरी हुई थी, जिन पर विभिन्न आकारों और मोटाई की हर तरह की किताबें रखी थीं, जिनकी कुल संख्या लाखों में थी। डू फैंग ने सभी किताबों को देखा। इनमें साधना तकनीकें, अंतर्दृष्टि और किंग्युआन संप्रदाय के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विस्तृत टिप्पणियां, साथ ही साधना जगत के कुछ रोचक किस्से और रहस्य, कलाकृति निर्माण की कला आदि भी थीं। ये सचमुच सर्वव्यापी था। इन किताबों को विशेष रूप से संरक्षित किया गया था और ये सड़ेंगी नहीं। डू फैंग को बुनियादी मंत्रों का संपूर्ण संग्रह नाम की एक किताब दिखी। उसने उसे उठाया और पन्ने पलटे। उसमें विभिन्न मंत्रों की विस्तृत व्याख्या थी, जिनमें से कुछ का अभ्यास ची शोधन स्तर 4 पर किया जा सकता था और कुछ का अभ्यास केवल ची शोधन चरण के 9वें स्तर पर ही किया जा सकता था। साथ ही कई अन्य विस्तृत स्पष्टीकरण भी दिए गए थे। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। यही वह किताब थी जिसकी उसे तलाश थी। इस किताब की कीमत 20 ची युआन थी। आगे देखने पर योद्धा वर्ग के एक वरिष्ठ विद्वान द्वारा लिखित कलाकृतियों को परिष्कृत करने की तकनीकों पर एक पुस्तक ने उनका ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने निम्न स्तरीय स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने की तकनीकों पर एक पुस्तक देखी और उसे भी लिख लिया। हालांकि रसायन शास्त्र और कलाकृतियों को परिष्कृत करने का अध्ययन करने की उनकी इच्छा तो थी, लेकिन वे अभी युवा थे और उनकी शक्ति बहुत कमजोर थी। रसायनज्ञ और कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए कम से कम प्राथमिक योद्धा स्तर का होना आवश्यक था। ची परिष्करण स्तर की उनकी शक्ति के साथ वे केवल अध्ययन और शोध कर सकते थे, लेकिन इसे व्यवहार में नहीं ला सकते थे। फिलहाल इसका अध्ययन करना व्यर्थ था। कम से कम वे ची परिष्करण के 8वें या 9वें स्तर तक पहुंचने तक इसका शोध करने का इंतजार करेंगे। इसके अतिरिक्त एक पुस्तक थी जिसमें संप्रदाय के विभिन्न स्तरों पर आधिकारिक शिष्यों और योद्धा क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए उपलब्ध व्यवहार, अधिकारों और दायित्वों का विस्तृत वर्णन था। साथ ही साधना से संबंधित अधिक विस्तृत जानकारी भी थी, जो उनके पूर्व ज्ञान से कहीं अधिक व्यापक थी। इस पुस्तक की कीमत 10 ची युआन की गोलियां थी। विचार करने के बाद ये पुस्तक भी अच्छी थी। ये 2 पुस्तकें थीं। चयन करने के बाद वह युवा साधक के पास गया और उसे दोनों पुस्तकों के नाम बताए। युवा शिष्य भवन के अंदर गया और थोड़ी देर बाद वह डू फैंग द्वारा अनुरोधित 2 पुस्तकों की प्रतियां लेकर बाहर आया और बड़े ही व्यावसायिक अंदाज में बोला, दोनों पुस्तकों की कुल कीमत 30 ची युआन गोलियां हैं। पहली पुस्तक मुफ्त है, इसलिए आपको 10 ची युआन गोलियां देनी होंगी। डू फैंग पुस्तकालय से निकलकर नए जड़ी बूटी के बीज एकत्र करने के लिए रसायन शास्त्र मंडप की ओर गया। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से प्राप्त प्रतीक को आत्मसात किया और उसके मन में एक जानकारी उभर आई, यह उसके नए निवास स्थान का पता था। डू फैंग अपने नए निवास पर पहुंच गया। यह इमारत लगभग उसी आकार की थी जिस आंगन में वह पहले रहता था। पूरा आंगन हरे रंग के आवरण से घिरा हुआ था। डू फैंग ने सीधे अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन शुद्ध ऊर्जा का एक प्रवाह वापस उछल गया और उसकी आध्यात्मिक चेतना अंदर जाकर जांच नहीं कर सकी। वह प्रसन्न हुआ। उसने टोकन निकाला और उसमें शुद्ध ऊर्जा का संचार किया। टोकन से एक हल्की, कोमल सफ़ेद रोशनी निकली और आवरण पर पड़ी। उसके सामने आवरण में तुरंत एक दरार दिखाई दी। डू फैंग के अंदर जाने के बाद दरार फिर से बंद हो गई। ये स्वतंत्र आंगन मूल आंगन के लगभग बराबर आकार का था, लेकिन यह वर्गाकार था। बीच में एक 2 मंजिला इमारत थी और पीछे लगभग 2 म्यू आकार का एक औषधीय उद्यान था। डू फैंग अपने नए निवास से काफ़ी संतुष्ट था। वह अपने पुराने आंगन में लौटा, अपनी सभी औषधीय जड़ी बूटियों को वहां लगाया और सबको अलविदा कहते हुए अपने नए स्थान के बारे में सूचित किया। उसने पुस्तकालय से लाई हुई 2 पुस्तकें निकालीं। सबसे पहले उसने बुनियादी मंत्रों का संपूर्ण संग्रह पढ़ना शुरू किया। इसमें ची शोधन स्तर के शिष्यों द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले विभिन्न मंत्रों का विस्तृत परिचय था,
जिसमें न केवल साधना विधियां बल्कि उनके कार्य, कमियां और उन्हें नष्ट करने के तरीके भी शामिल थे। ये वास्तव में बहुत ही संपूर्ण संग्रह था। वह जिस त्यानयुवान पवित्र विधि का अभ्यास कर रहा था, वह केवल एक साधना तकनीक थी और उसमें विशिष्ट मंत्र आक्रमण नहीं थे, इसलिए उसे कुछ संबंधित मंत्रों का प्रयोग सीखना पड़ा। डू फैंग ने ध्यान से पढ़ा। चिशोधन स्तर 4 के शिष्य के अभ्यास और उपयोग के लिए बहुत कम मंत्र थे। केवल वज्र तकनीक, दिव्य गति तकनीक, पवन नियंत्रण तकनीक, दिव्य शक्ति तकनीक आदि। वज्र तकनीक एक रक्षात्मक मंत्र था। इसका प्रयोग करने के बाद पूरा शरीर इस्पात की तरह कठोर हो जाता था, मानो अविनाशी शरीर प्राप्त हो गया हो, इसलिए इसे वज्र तकनीक कहा जाता था। दिव्य गति तकनीक से गति तेज हो जाती थी, जिससे घोड़े की गति तक पहुंचा जा सकता था। पवन नियंत्रण तकनीक से शरीर हल्का हो जाता था और हवा के साथ उड़ने लगता था, जैसे हवा में तैरता पत्ता, जिससे लोगों के लिए पकड़ना असंभव हो जाता था और बचाव की क्षमता बढ़ जाती थी। दिव्य शक्ति तकनीक से दिव्य शक्ति बढ़ती थी, जिससे व्यक्ति थोड़े समय के लिए अपार शक्ति प्राप्त कर सकता था। ये मंत्र बहुत गहन नहीं थे। पढ़ने के बाद डू फैंग को मूल बातें तो समझ आ गईं, लेकिन उन पर महारत हासिल करने में अभी कुछ समय लगेगा। हालांकि उसे कोई जल्दी नहीं थी और उसने धीरे धीरे एक एक करके उनका अभ्यास करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने वज्र तकनीक का प्रयोग किया। मंत्रोच्चार के बाद उन्होंने अपने हाथों से मुद्राएं बनाईं और मुख से मंत्रोच्चार करते हुए अपने शरीर में सच्ची ऊर्जा का संचार किया। कुछ ही क्षण में उनके शरीर पर हल्के सुनहरे प्रकाश की एक परत प्रकट हुई। प्रकाश की इन किरणों ने एक सुनहरी प्रकाश ढाल का निर्माण किया जो बिल्कुल मानव शरीर के आकार की थी, लेकिन ये लगातार कांप रही थी और अत्यंत अस्थिर थी। डू फैंग ने जादुई शक्ति को रोक दिया और फिर दिव्य शक्ति तकनीक का प्रयोग किया। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में असीम शक्ति आ गई है, मानो वह कोई प्राचीन हरक्यूलिस हो। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींचकर जमीन पर जोर से प्रहार किया। धमाके के साथ ही उसकी मुट्ठी से जमीन में एक छोटा सा गड्ढा बन गया। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। ये वास्तव में अद्वितीय दिव्य शक्ति थी। उसने अन्य मंत्रों का परीक्षण नहीं किया था। उसने अभी अभी अभ्यास शुरू किया था और मंत्रों के प्रयोग और उच्चारण में अभी महारत हासिल नहीं की थी। उसे निपुण होने के लिए कुछ समय चाहिए था। टाइशिन की यात्राएं। इसके कुछ समय बाद साधना के लिए ध्यान में बैठने के अलावा डू फैंग लगातार उन बुनियादी मंत्रों का अभ्यास करता रहा। एक आधिकारिक शिष्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति एक नौकर रख सकता था, जिसका वेतन संप्रदाय द्वारा दिया जाता था। इससे अधिक नौकर रखने पर व्यक्ति को स्वयं पारिश्रमिक का भुगतान करना पड़ता था। डू फैंग ने संप्रदाय मामलों के कार्यालय से लिन शी नामक 17 या 18 वर्ष के एक युवक को नियुक्त किया, जिसकी ऊर्जा शोधन क्षमता केवल द्वितीय स्तर की थी। प्रतिदिन वह जड़ी बूटी के बगीचे में आध्यात्मिक औषधि और आध्यात्मिक पौधों की देखभाल और कटाई के साथ साथ अन्य दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार था। इसके साथ ही वह पूरी लगन से साधना में लीन हो सका। जल्द ही वह विभिन्न मंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने में सक्षम हो गया और उनका प्रभाव पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। एक दिन जब डू फैंग मंत्रों का अभ्यास कर रहा था, तभी अचानक बाहर से एक आवाज आए, अरे अंदर मौजूद डूकिड, जल्दी बाहर आओ। हमारे सीनियर ब्रदर टाई फिर से आ गए हैं। डू उपनाम वाले बच्चे, जल्दी से बाहर आकर उनका स्वागत करो। डू फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, उपनाम टाई, क्या ये वही टाई परिवार का युवा मालिक है जो कुछ महीने पहले आया था? उसे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से मुसीबत खड़ी करने आएगा। पिछली बार हुए अपमान को याद करके वो गुस्से से भर गया और उठने ही वाला था कि लिन शी अंदर आए और बोली, वरिष्ठ भाई डू, बाहर एल्डर टाई के परपोते टाइशिन हैं। तो उसका नाम टाइशिन है। किंग्युआन संप्रदाय के 4 वरिष्ठों में से एक एल्डर टाई लगभग 150 वर्ष के थे। युद्ध सेनापति बनने की कोई उम्मीद न होने के कारण उन्होंने संप्रदाय के मामलों में रुचि लेना शुरू कर दिया और अक्सर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। इसके अलावा उनके सबसे छोटे बेटे और सबसे बड़े पोते भी प्राथमिक योद्धा स्तर के थे। इसके अतिरिक्त नानलिंग प्रांत के किंग्यांग शहर में टाई परिवार एक बड़ा परिवार था। यहीं पर एल्डर टाई का जन्म हुआ था। किंग्यांग शहर में योद्धा क्षेत्र में टाई परिवार के विशेषज्ञ भी तैनात थे। इसलिए न केवल संप्रदाय के भीतर बल्कि नानलिंग प्रांत में भी टाई परिवार का अपार प्रभाव था। टाइशिन के पिता प्राथमिक योद्धा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। ये टाइशिन अब चिशोधन स्तर 5 पर है। मुझे नहीं पता कि वह यहाँ किस लिए आया है। लिन शी ने अपना सिर हिलाया। वह हैरान था, इतने बड़े परिवार का बच्चा डू फैंग जैसे व्यक्ति से मिलने क्यों आएगा?
हालांकि उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं है। उसे डू फैंग और ताइशिन के बीच बीते संबंधों के बारे में कुछ नहीं पता था। अरे, चिशोधन स्तर 5। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना आगे बढ़ चुका होगा। चलो, बाहर जाकर देखते हैं। डू फैंग बाहर चला गया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने बाहर 4 लोगों को खड़े देखा। वे सभी लगभग 15 या 16 वर्ष के थे और हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। सबसे आगे वाले व्यक्ति का चेहरा अभिमानी था, उसने अपनी बाहें छाती पर बांध रखी थीं और उसकी ऊर्जा शोधन क्षमता 5वें स्तर की थी। वह वास्तव में एल्डर टाई का परपोता ताइशिन था, वही युवक जिससे डू फैंग पहले मिल चुका था। उसके पीछे खड़े तीनों लोगों के चेहरे पर चापलूसी के भाव थे और वे सभी ऊर्जा शोधन क्षमता 4थे स्तर के थे। डू फैंग को आते देख किसी ने तुरंत पुकारा, डू उपनाम वाले बालक, हमारे वरिष्ठ भाई टाई तुमसे फिर मिलने आए हैं। मैंने सुना है कि पिछली बार वरिष्ठ भाई टाई से सबक सीखने के बाद तुमने जल्दी ही चिशोधन स्तर 4 प्राप्त कर लिया। वरिष्ठ भाई टाई तुम्हारी मदद करना चाहते हैं ताकि तुम जल्द ही स्तर 5 तक पहुंच सको। जल्दी से वरिष्ठ भाई टाई को उनकी इस महान कृपा के लिए धन्यवाद क्यों नहीं देते। साथ ही आइए देखते हैं कि क्या तुम सचमुच चिशोधन स्तर 4 तक पहुंच गए हो और तुमने संप्रदाय को धोखा तो नहीं दिया है। अगर मैं उन्हें धोखा देना भी चाहूं तो क्या आपको लगता है कि संप्रदाय कार्यालय में तैनात जूनियर मार्शल अंकल इतनी आसानी से मूर्ख बन जाएंगे? आप संप्रदाय कार्यालय में तैनात जूनियर मार्शल अंकल को बहुत कम आंक रहे हैं, डू फैंग ने ठंडे लहजे में कहा। वह समझ गया था कि आज फिर से ताइशिन का आना निश्चित रूप से कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर जवाब देने की? लगता है पिछली बार से सबक नहीं मिला। तुम्हें अब भी वरिष्ठता और सम्मान का मतलब नहीं पता। उनमें से एक गुस्से से आग बबूला हो गया। उन्होंने पहले सोचा था कि यह डू फैंग ईमानदार और डरपोक होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह उनके साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत करेगा। बच्चे, क्या तुम इस रक्षा पंक्ति को खोलने की हिम्मत करते हो? ताइशिन ने उदास स्वर में कहा। मैं इसे क्यों खोलूं? ताकि मैं तुम्हें अंदर बुलाऊं और तुम चारों मुझे सबक सिखा सको। डू फैंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हम तुम्हारे जैसे बच्चे से निपटने के लिए सीनियर ब्रदर टाई को क्या करना पड़ेगा? हम तीनों ही काफ़ी हैं, एक तेज तर्रार हंसते हंसते चेहरे वाले व्यक्ति ने कहा। वह जानता था कि लेवल 4 की ची रिफाइनिंग शक्ति के साथ 3 बनाम 1 डू फैंग से निपटना आसान होगा। इसके अलावा ताइशिन भी वहां था। एल्डर टाई के परपोते और टाई परिवार के वंशज होने के नाते उसके पास स्वाभाविक रूप से असाधारण शक्तियां थीं। डू फैंग जैसे छोटे से इलाके से आए व्यक्ति से निपटना तो और भी आसान था। बच्चे, जल्दी से रक्षा पंक्ति खोलो, दूसरे व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया। डू फैंग ने उन्हें ठंडे भाव से देखा। बच्चे, अगर हिम्मत है तो जीवन भर इसी आंगन में छिपे रहो और कभी बाहर मत आना, वरना देख लो क्या होता है, ताइशिन की ठंडी आवाज में कहा गया। दूसरे पक्ष का रुतबा काफी ऊंचा था, क्योंकि उनके पिता प्राथमिक योद्धा क्षेत्र में थे और उनके पीछे संप्रदाय के 4 वरिष्ठों में से एक एल्डर टाई का सानिध्य था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे डू फैंग की बराबरी की जा सके। इसके अलावा आज की स्थिति में बाहर जाना केवल और अधिक अपमान का कारण बनेगा। बेहतर यही था कि इंतजार किया जाए और बाद में उनके लिए मुसीबत खड़ी की जाए। डू फैंग ने उनकी अनदेखी की, मुड़ा और अपने कमरे में वापस चला गया। डू फैंग द्वारा उनकी बात अनसुनी किए जाने पर वे चारों और भी क्रोधित हो गए। ताइशिन ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह बाहर नहीं आएगा। किसी को मेरे लिए निगरानी करने को कहो, जब भी ये लड़का आंगन से बाहर निकले तुरंत सूचना देना। जी हाँ, सीनियर ब्रदर टाई, तीनों ने तुरंत जवाब दिया। ताइशिन और बाकी लोगों के चले जाने के बाद डू फैंग मन ही मन सोचने लगा। हालांकि उसके पास ताइशिन और बाकी लोगों के चंगुल से अस्थायी रूप से बचने के लिए रक्षा तंत्र था, लेकिन उसे अंततः बाहर जाना ही होगा। यहाँ अंदर रहकर साधना करना हमेशा के लिए असंभव था। जैसे ही वह बाहर जाता, ताइशिन और बाकी लोग निश्चित रूप से फिर से मुसीबत खड़ी करने आ जाते। छिपने से कभी काम नहीं चलेगा, अंततः लड़ाई तो होनी ही थी। ये बंधन पहले ही बंध चुका था, अब से किंग्युआन संप्रदाय में जीवन आसान नहीं होगा। केवल कड़ी मेहनत से साधना करके और उच्च स्तर तक पहुंचकर ही वह प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता था। दिन इसी तरह बीतते गए। डू फैंग के बुनियादी मंत्रों में दक्षता बढ़ती गई और उनकी शक्ति भी बढ़ती गई। उसने वज्र तकनीक और दिव्य शक्ति तकनीक पर सबसे अधिक मेहनत की थी, जिससे वे उनमें सबसे निपुण हो गए थे, जबकि वह दिव्य गति तकनीक और पवन नियंत्रण तकनीक में निपुण नहीं था।
कुछ महीनों बाद ये वेन ने भी चिशोधन स्तर 4 में प्रवेश किया और एक आधिकारिक शिष्य बन गया। वह डू फैंग को ढूंढने आया और उसे किंगलिंग शिखर पर घूमने के लिए आमंत्रित किया। किंगलिंग चोटी पर किंग्युआन संप्रदाय के कुछ पूर्व शिष्यों के वंशज रहते थे जिनकी प्रतिभा कम थी। उन्हें किंग्युआन संप्रदाय का शिष्य नहीं माना जा सकता था, यहाँ तक कि वे नामजद शिष्य भी नहीं थे। वे मुख्य रूप से संप्रदाय को भोजन और वस्त्र उपलब्ध कराने, आधिकारिक शिष्यों के सेवक के रूप में सेवा करने आदि जैसे दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। ये वेन ने डू फैंग को साथ चलने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि हर महीने किंगलिंग पीक पर एक बड़ा आयोजन होता था। इस आयोजन में बहुत से लोग सामान खरीदने और बेचने आते थे और कई अच्छी चीजें मिल जाती थीं। कभी कभी तो अच्छी चीजें कम दाम में भी मिल जाती थीं। आज का दिन बिल्कुल ऐसा ही था। डू फैंग को इस स्थिति के बारे में पता था, लेकिन चूंकि उसके पास ज्यादा धन नहीं था, इसलिए उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। साथ ही कुछ समय पहले टाइशिन के साथ हुई अप्रिय घटना के बाद बाहर जाने की उसकी इच्छा और भी कम हो गई थी। अब जब ये वेन उसे आमंत्रित करने आई थी तो मना करना मुश्किल था। कुछ देर सोचने के बाद उसने किंगलिंग शिखर पर जाकर देखने का फैसला किया। तीनों मुख्य शिखरों पर केवल आधिकारिक शिष्य ही आध्यात्मिक पक्षियों का उपयोग करके शिखरों को पार कर सकते थे। दोनों डू फैंग के निवास से निकले, दो आध्यात्मिक पक्षी लिए और किंगलिंग शिखर की ओर चल पड़े। जिस समय डू फैंग और ये वेन ने किंगशियू शिखर छोड़ा, उसी समय कोई तुरंत किंगशियू शिखर पर स्थित एक भव्य और प्रभावशाली महलनुमा इमारत की ओर तेजी से दौड़ा।